पुनः कल के बचे हुए विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के शपथ पर। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है। यहाँ कहा गया है कि भारत के यानी एससी माने सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वे अनुपस्थित हैं तो इस संदर्भ में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख यह शपथवा ग्रहण करेंगे। इस संदर्भ में मूलतः 3 प्रतिज्ञाएं सम्मिलित होती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बात आ जाती है कि क्या शपथ का प्रारूप क्या होगा। तो इस संदर्भ में मूलतः उसके द्वारा 3 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। पहला है श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन, यानी कि इसमें कहा जाता है कि भैया जो भी हमारा संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रपति के रूप में दायित्व है उसका हम श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे। यानी पहले में कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई जाती है। दूसरे में संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है, सुरक्षा की शपथ दिलाई जाती है। यानी इसमें राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि हम विधि द्वारा जो है स्थापित संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। यानी यहाँ एक प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति को संविधान के सुरक्षा का शपथ दिलाया जाता है। यानी पहला शपथ वो अपने कर्तव्य पालन का लेते हैं, दूसरा संविधान की सुरक्षा का लेते हैं और तीसरा शपथ होता है भारतीय जनता की सेवा या लोक कल्याण, यानी जनसेवा की शपथ लेते हैं, लोक कल्याण की लेते हैं। यानी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए विधि के अंतर्गत हम वह जो है जन कल्याण और भारतीय जन के लोक कल्याण की शपथ जो है ये ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है मूलतः शपथ के संदर्भ में देखें तो 3 प्रतिज्ञाएं इनके द्वारा ली जाती हैं। जन कल्याण हेतु प्रतिज्ञा, संविधान के संरक्षण हेतु प्रतिज्ञा और अपने कर्तव्य अथवा दायित्व के पालन की प्रतिज्ञा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। सृष्टि का यह विधान है कि जिसका उदय होता है उसके अस्त की भी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं। जिस दिन हमने जन्म लिया उससे पूर्व ही हमारे मृत्यु के संदर्भ में भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गति है वह निर्धारित कर दी गई है, जो भी विधि है वह रच दी गई है। यानी जन्म लेने के पूर्व ही मृत्यु की विधि भी लिख दी जाती है, विधान का भी रचना कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति के भी संदर्भ में जिस प्रकार से उसके पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है उसी प्रकार अंततोगत्वा अनुच्छेद 61 में उसके महाभियोग संबंधी प्रस्ताव किए गए हैं। अच्छा, कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम जीवन का जो है सत्य जन्म है और अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु है। तो उसी प्रकार किसी पद के भी संदर्भ में 52 में सर्वप्रथम पद की चर्चा की गई, 61 में उसके जो है महाभियोग या उसको पद से हटाने की चर्चा का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से उसको पद से हटाया जाएगा। महाभियोग यानी अभियोग, अभियोग का मतलब महा उसमें जोड़ देगा, यानी महाअभियोग। अब चूंकि बड़ा पद है तो अलंकारिक भाषा के लिए यहाँ पे अभियोग के साथ साथ महाशब्द जोड़ दिया गया, यानी महाअभियोग। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या मुख्य शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि संविधान का उल्लंघन, यानी शर्त क्या है इस संदर्भ में कि यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा या लाया जा सकता है। किंतु वास्तविकता क्या है? संविधान का उल्लंघन किस प्रकार से होगा इस संदर्भ में संविधान में कोई व्याख्या नहीं किया गया है। आर्टिकल 61 में इस संदर्भ में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग किसी का होता है तो इसी आर्टिकल का होता है, 61 का होता है। संविधान के उल्लंघन पर आज तक शायद ही किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाया गया हो, अपितु अपने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए ही सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं, सारे महाभियोग प्रस्ताव लाए गए हैं।
चलिए, दूसरा है महाभियोग का अधिकार किसे है, यानी महाभियोग प्रस्ताव लाएगा कौन। तो यह संसद में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ है कि निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा भी शामिल होगी, यानी निर्वाचित में करने में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, किंतु महाभियोग में उन्हें कोई भी स्थान, कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। महाभियोग यानी हटाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। फिर सदन का मतलब क्या है कि संसद के किस सदन में लाया जाएगा। तो किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें 1/4 सदस्यों की सहमति संबंधित होती है और संबंधित आरोप पर हस्ताक्षर के माध्यम से, यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा संबंधित आरोप पर हस्ताक्षर के माध्यम से यह प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को सूचना, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। यानी आप प्रस्ताव लाए हैं तो उसके बाद आप 14 दिन के पूर्व ऐसी सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करें। अभियोग पर विचार, अभियोग लाए जाने के 14 दिन बाद संबंधित सदन में विचार किया जाता है, यानी जिस सदन में लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाया गया लोकसभा में विचार किया जाएगा, राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में विचार किया जाएगा। लेकिन अभियोग लाने के कितने दिन बाद? 14 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन की सूचना राष्ट्रपति को देनी है, 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया गया है। तो इसलिए अभियोग जिस दिन लाया गया है उसके 14 दिन बाद जिस सदन में अभियोग लाया गया है उसमें विचार किया जाएगा। अभियोग का मतलब जो आरोप लगाया गया है उस आरोप पर विचार किया जाएगा। यदि 2/3 बहुमत से संबंधित सदन के द्वारा उस आरोप को पारित कर दिया जाता है, ये उस अभियोग को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो इसे द्वितीय सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब द्वितीय सदन में गया, यानी अगर राज्यसभा में आया होगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत पारित हो गया है तो राज्यसभा में जाएगा। तो द्वितीय सदन द्वारा फिर आरोपों की जांच की जाती है। उल्लेखनीय है कि इस जांच में राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जांच प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया गया है। अन्वेषण के पश्चात, यानी जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन में भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सदन में संबंधित आरोप पर मतदान होगा। यदि यहाँ भी 2/3 बहुमत से आरोप के पक्ष में उसको पारित कर दिया जाता है, आरोप जो लगाया गया है उसके पक्ष में 2/3 बहुमत मतदान करती है, तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये रही महाभियोग की प्रक्रिया। यानी पहले क्या होगा, कोई अभियोग लाया जाएगा, अभियोग लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व जो है उनको राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा। सूचना दिए जाने के पश्चात जो है उस पर 14 दिन के पश्चात उस पर विचार होगा। विचार के पश्चात यदि प्रथम सदन यानी जिस सदन में लाया गया है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से अभियोग को पारित कर दिया जाता है तो उसको द्वितीय सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ द्वितीय सदन जो है न्यायालय की भूमिका में कार्य करेगा, आरोपों की जाँच उसमें किया जाएगा। जाँच के पश्चात उस पर मतदान होगा। मतदान के पश्चात द्वितीय सदन में भी 2/3 बहुमत से आरोप को पारित कर दिया जाता है। तो फिर राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है कि वह पद से त्याग दे, उसको त्यागपत्र देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पद से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं थीं उससे हम लोग अवगत हुए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। धन्यवाद।